सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। हम कर रहे थे पंचकर्मा चैप्टर 1, जिसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें कि सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है अपना। हम ये 21 टॉपिक्स में से मैक्सिमम टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसमें से जो हमारा पार्ट थर्ड में हम कवर करने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा त्रिविध कर्म, रक्त मोक्षण का महत्व, उसके साथ शाखा कोष्ठ दोष गमन, अष्टमहादोषकर भाव, प्रकृति प्राप्त पुरुष के लक्षण, स्पेसिफिकेशंस ऑफ पंचकर्मा थिएटर एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड पंचकर्मा में काल विचार। ये हमारे टॉपिक बचते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारा पहला टॉपिक आता है त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म यानी कि 3 कर्म जो कि होते हैं पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। यानी पंचकर्मा से पहले का प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर हमको क्या क्या काम करना चाहिए। तो पूर्व कर्म के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमको सबसे पहले आम का पाचन करना जरूरी होता है, देन स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन क्यों? ताकि जितना भी दोष है वो सारा स्निग्ध रूप में आ जाए, और जैसे ही वो तरल फॉर्म में आ जाता है, लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, तो फिर हम उसको स्वेदन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बाहर यानी जितने भी शाखागत दोष हैं उनको हम कोष्ठ में लाने की तैयारी करते हैं। स्वेदन के थ्रू क्या होता है, जितना भी आपका दोष है, कुपित दोष है, हम उसको कोष्ठ में लेके आते हैं ताकि हम नियर बाय रूट से उसको बाहर निकाल सके पंचकर्मा प्रोसीजर्स के थ्रू। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन, नस्य ये आते हैं। इनमें भी फर्दर टाइप्स हैं। जब हम ये चैप्टर डिटेल में करेंगे तब हम इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देन आता है हमारा पश्चात कर्म। पश्चात कर्म यानी पंचकर्मा करने के बाद हमें क्या करना ज़रूरी होता है। संसर्जन कर्म, जिसमें पेया, विलेपी, मंड ये हम लेते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देन शमन आदि या रसायन आदि कर्म। तो हमारे पास त्रिविध कर्म में यही चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो मेंशन है वो उत्तर बस्ती और रक्त मोक्षण भी है। उत्तर बस्ती में गर्भाशयगत हो सकता है, मूत्राशयगत हो सकता है और योनि धावन भी हो सकता है। और रक्त मोक्षण श्रृंग, जलोका, अलाबु, प्रच्छान, सिरावेदन ये सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा में हम अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग। इसमें हम इतना डिटेल में नहीं करने वाले हैं, जस्ट हमको इसका इंट्रो चाहिए। रक्त मोक्षण पंचकर्मा की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, जिसका उद्देश्य दूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालकर रोगों से मुक्ति दिलाना है। बट हम इसको कई जगह पंचकर्मा में इंक्लूड करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। इसका जो मेन काम है वो पित्त विकार के लिए, त्वचा रोग के लिए, व्रण, इनके लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं। बेसिकली हम पित्तज और रक्तज रोगों के लिए रक्त मोक्षण करवाते हैं। रक्त मोक्षण 2 प्रकार का बताया गया है, सशस्त्र और अनुशस्त्र। सशस्त्र में प्रच्छान कर्म कर सकते हैं या सिराव्यधन कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। और अनुशस्त्र में श्रृंग, जलोका, अवचरण, अलाबु, घटी इन सब के बारे में हम शल्य तंत्र में और अच्छे से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रो की जरूरत है। देन हमारे पास आता है रक्त मोक्षण के सामान्य सिद्धांत। ये जो टेबल बनी हुई है, आप इसमें से 2-4 पॉइंट जितना आपको याद रहे उतना आप कर सकते हैं, बट इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो है आप 1-2 चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि जलोका अवचरण जो कि पित्त दुष्टि के लिए यूज होता है, और अलाबु कफ दुष्टि के लिए, श्रृंग वात दुष्टि के लिए। इसमें से भी जलोका अवचरण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमुख माना जाता है। देन आते हैं पंचकर्मा में रक्त मोक्षण हम कई कई जगह इंक्लूड भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो हम इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो पंचकर्म है वो दोष प्रत्यनिक चिकित्सा है। दोष प्रत्यनिक चिकित्सा का मतलब होता है कि जैसे ही आपके लक्षण होते हैं, लक्षण के अपोजिट अगर आप चिकित्सा कर रहे हैं तो दैट इज दोष प्रत्यनिक चिकित्सा। तो पंचकर्म एक दोष प्रत्यनिक चिकित्सा है। इससे उत्क्लेशित दोषों को बाहर निकाला जाता है। रक्त एक धातु है जिसे जीवन कहा है, और चरक ने इसकी रक्षा करने का विधान बताया है, ना कि शरीर से बाहर निकालने का। तो फर्स्ट रीजन है हमारा कि पंचकर्म में हम क्या करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं। प्रत्यनिक चिकित्सा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उत्क्लेशित दोषों को बाहर निकालते हैं। लेकिन रक्त की तो रक्षा करने के लिए बताया गया है चरक ने, तो इसकी वजह से हम इसको पंचकर्म में इंक्लूड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो भी हम करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, हम किसी ना किसी स्रोतों का यूज कर रहे हैं इसमें। जैसे कि वमन जो है उधर मार्ग से हम बाहर निकाल रहे हैं उत्क्लेशित दोषों को, विरेचन में अधो मार्ग से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रक्त मोक्षण के लिए ऐसा कोई मार्ग बताया ही नहीं गया है, तो इसके लिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, वमन, विरेचन आदि में दोषों की स्वाभाविक रूप से व्यवस्था होती है, जबकि रक्त मोक्षण में रक्त के साथ दोषों का निष्कासन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे कि वमन जो है अमाशय स्थान के विकारों के लिए मुख द्वारा प्रयुक्त औषध, विरेचन में पित्ताशय स्थान के विकारों के लिए मुख द्वारा प्रयुक्त औषध, अगर हम बस्ती करवा रहे हैं तो पक्वाशय के थ्रू हम मेडिसिन देते हैं उसको, नस्य करवा रहे हैं तो ऊर्ध्व जतुर्गत विकारों के लिए नासा के द्वारा हम औषध देते हैं। लेकिन रक्त मोक्षण के लिए हम पर्टिकुलर ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं, इसकी वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते।
लेकिन सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पंचकर्म में रक्त मोक्षण हम इंक्लूड करते हैं। और उसका क्या रीजन है? चरक आचार्य चरक जी नहीं करते, लेकिन आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग पंचकर्म में एक रक्त मोक्षण भी इंक्लूड किया गया है। और उसका क्या रीजन है? रक्त को सुश्रुत ने चौथा दोष माना है, इसीलिए दोष प्रत्यनिक चिकित्सा सिद्धांत से भी रक्त मोक्षण को शोधन माना जा सकता है, क्योंकि इसको भी हमने दोषी माना है। तो इसलिए जो आचार्य चरक ने कहा था कि प्रत्यनिक चिकित्सा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसको पंचकर्म में इंक्लूड हम कर सकते हैं। दूसरा क्या? रक्त मोक्षण के लिए ऑफकोर्स कोई प्राकृतिक स्रोतस नहीं है। इस विषय में भी युक्ति दी जाती है कि अभ्यंग धारा आदि भी त्वचा पर स्थित भ्राजक पित्त से शरीर में शोषित होता है, अर्थात वह भी एक मार्ग है। मतलब कि हमें अधो मार्ग या उधर्व मार्ग की अलग से जरूरत नहीं है, हम स्किन को भी एज अ मार्ग कंसीडर करके रक्त मोक्षण को पंचकर्मा में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है रक्त मोक्षण का महत्व। अब अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको कुष्ठ में रक्त मोक्षण बताना है, वात रक्त में बताना है, और शिरा ग्रंथि में, गृदसी में, ये 4 जगह हमको रक्त मोक्षण के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला हम उसको जनरल महत्व के बारे में, उसकी जनरल इंपॉर्टेंस के बारे में करेंगे। जो साध्य रोग शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष चिकित्सा से भी शांत नहीं होते, उसे रक्तज माना जाता है, और उसके लिए ही हम रक्त मोक्षण करवाते हैं। आचार्य चरक ने रक्तज विकार में विरेचन, उपवास, रक्त मोक्षण आदि रक्त पित्त नाशक चिकित्सा बताई है। जिस प्रकार से काय चिकित्सा में बस्ती को अर्ध चिकित्सा कहा गया है, उसी प्रकार शल्य तंत्र में सिराव्यध को अर्ध चिकित्सा माना जाता है। सिराव्यधन एक रक्त मोक्षण का ही प्रकार है। हमने किया था ना सशस्त्र में, और अनुशस्त्र हमने 2 टाइप किए थे। तो सशस्त्र में एक प्रकार हमारा सिराव्यधन भी था। फिर आता है हमारा रक्त मोक्षण में ही महत्व में हमारा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट है, कुष्ठ में रक्त मोक्षण का क्या महत्व है। कुष्ठ रोग को त्रिदोषज माना गया है, परंतु इसमें विशेषतः पित्त और कफ की भूमिका होती है। ये दोष दूषित रक्त के साथ मिलकर त्वचा, रक्त, मांस धातु को दूषित करते हैं। रक्त मोक्षण कुष्ठ में प्रमुख चिकित्सा इसीलिए है क्योंकि ये दोषयुक्त रक्त को निष्कासित करता है और रोग की मूल व कारण को समाप्त करता है। तो कुष्ठ रोग में हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कुष्ठ रोग का जो मूल कारण है वो है आपकी पित्त और कफ, और उसमें भी ज्यादा पित्त की भूमिका रहती है। अगर पित्त दोष बिगड़ जाता है और रक्त जो है इम्प्योर हो जाता है तो कुष्ठ रोग होता है। तो उसमें जो है हम रक्त मोक्षण श्रेष्ठ मान सकते हैं। फिर आते हैं कुष्ठ में बहुदोष होने के कारण बार बार शोधन करने का निर्देश दिया गया है। 15 दिन में हमको वमन करना चाहिए, 1 मास में विरेचन, 6 मास में रक्त मोक्षण और 3 दिन में नस्य। तो ये था कुष्ठ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास वात रक्त। वात रक्त एक ऐसा रोग है जिसमें वायु और रक्त दोष परस्पर संयोग करके रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन, रंग परिवर्तन, कलर का जो डिस्कलरेशन होता है, चलने फिरने में उसको प्रॉब्लम होती है। वात जन्य विकार होते हुए भी रक्त दोष की इसमें प्रधानता रहती है। इसकी वजह से हम रक्त मोक्षण करवाते हैं वात रक्त में भी। बेसिकली आपको जो मेन कंसेप्ट याद रखना है वो, अगर पित्त की दुष्टि है और रक्त जो है इम्प्योर हो चुका होता है तो उसमें हम रक्त मोक्षण करवाते हैं। तो कुष्ठ में भी जो पित्त है वो दूषित हो रखा होता है और जो रक्त है वो दूषित होता है, मतलब इम्प्योर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वात रक्त। वात रक्त में वात जन्य विकार तो है, लेकिन इसमें जो है रक्त दोष भी इंक्लूडेड है, उसकी ही प्रधानता है, तो उसकी वजह से हम इसमें भी रक्त मोक्षण करवाते हैं। अब इसमें जो है हमने जो ऊपर प्रकार पढ़े थे ना उसमें रक्त मोक्षण वाले में कि अनुशस्त्र और सशस्त्र वाले में, तो उसमें अनुशस्त्र में हमारे पास जो थे कुछ प्रकार थे जिसमें जलोका अवचरण, लीच थेरेपी हो गया, श्रिंग, अलाबू, इनका यूज करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन सी कंडीशंस में वात रक्त की कौन कौन सी कंडीशंस में क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कि जलोका अवचरण हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमको पीड़ा हो रही हो, दाह बर्निंग हो रही हो, वेदना हो रही हो। श्रिंग अलाबू का कब यूज करेंगे? सुक्ति, कंडू, चिमचिमायन होने पर। आचार्य सुश्रुत ने शिप्र मर्म में, अब शिप्र मर्म हमने फर्स्ट ऑफ में पढ़ा था, ये अब आप कमेंट्स में बताएंगे कहाँ होता है। आचार्य सुश्रुत ने शिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर बहिर्मुख शस्त्र शिरावेद करने को कहा है। बहिर्मुख मतलब जिसका जो आगे का मुंह होता है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिरा ग्रंथि में रक्त मोक्षण। शिरा ग्रंथि एक प्रकार की शिरा रोग जन्य विकृति है जिसमें शिराओं में गांठ या ग्रंथियां बन जाती हैं। यह अवस्था सामान्यतः रक्त संचार में अवरोध के कारण होती है, जिससे सूजन, वेदना और काठिन्य उत्पन्न होता है। शिरा ग्रंथि को बेसिकली अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो हम इसको वेरिकोज वेन से कोरिलेट कर सकते हैं। शिरा यानी कि वेन्स, ग्रंथि यानी नॉड्यूलर फॉर्मेशंस। ओके, सो यहाँ पर हम अगर वेस्कुलर वेन्स की बात करते हैं तो उसमें भी हमारा रक्त मोक्षण है जिसमें कि शिरा वेदन है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी वेरिकोज वेन्स में, कैसे हमने शिरा वेदन से पेशेंट को रिलीफ हुआ था। एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है शॉर्ट्स में, यू कैन सी। नेक्स्ट है हमारे पास गृदसी में रक्त मोक्षण। गृदसी को हम मॉडर्न में शैटिका से कर सकते हैं। गृदसी एक वातजन्य व्याधि है जिसमें शूलकटी प्रदेश से शुरू होकर जानु, जंघा, पिंडिका मतलब कि लोअर रीजन में जाता है। यह नाड़ीगत तीव्र
वेदना के रूप में वर्णित है जो श्याटिका के अनुरूप है। गति की विकृति और पीड़ाजन्य परिवर्तन इसके प्रमुख लक्षण है। गृद्धसी रोग में जानु संधि से 4 अंगुल ऊपर या नीचे सिरावेद करना चाहिए। अब जानु संधि भी आप बताएंगे, से 4 अंगुल ऊपर या नीचे सिरावेद करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रोगों में पंचकर्म। वैसे तो हम इसको प्रीवियस पार्ट्स में इंक्लूड कर चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCISM थोड़े से और पॉइंट्स जो हमको इंक्लूड करने चाहिए। हम यहाँ पे अब सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम काय चिकित्सा की बात करते हैं तो इन इंटरनल मेडिसिन सभी व्याधियों में दोष के शोधन हेतु पंचकर्म की आवश्यकता होती है। वमन विरेचन, वस्ती नस्य, रक्तमोक्षण सभी प्रक्रियाएं दोषनाशक है। नेक्स्ट है हमारे पास शालाक्य। शालाक्य में जितने भी अक्षी रोग है, आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, हम उनमें अलग अलग तरह के पंचकर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नासा रोग में, शिरो रोग में, ये सारे हम कर सकते हैं, यू कैन सी। शल्य चिकित्सा में लाइक सर्जरी में 60 उपक्रम में शल्य चिकित्सा के पूर्व और पश्चात स्वेदन, स्नेहन, वमन विरेचन, बस्ती नस्य का प्रयोग कटिशूल, अर्श, भगंदर, बस्ती रोग आदि में पंचकर्मा की प्रक्रियाएं सहायक होती हैं। अब यहाँ पर कटी अस्थि भग्न में बस्ती करते हैं, ऊर्ध्वकाय भग्न में नस्य करते हैं, प्रशाखा भग्न में अनुवासन करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। भूत विद्या में सेक्रेटरी में हम कैसे कर सकते हैं, मानसिक रोगों में नस्य, धूपन, अभ्यंग, शिरोधारा, शिरोवस्ती इनका यूज कर सकते हैं। उन्माद, अपस्मार, रधाव, भेदक, भ्रम, असंतुलन आदि में भी हमारी जो जितनी भी ये रहती है पंचकर्मा की प्रोसीजर्स रहती हैं वो लाभकारी रहती हैं। ग्रह व्याधि में रेवती में जैसे विदारी गंध आदि से परिषेक, अभ्यंग, हृतपान, पूतना में परिषेक, अभ्यंग, हृतपान, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से जितने याद हो उतने कर सकते हैं हम। अगध में भी जैसे वमन विरेचन, वमन नस्य, स्नेहपान, मूर्धा से रक्तमोक्षण, ये सारे मेंशन है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शाखा कोष्ठ दोष गमन। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पंचकर्मा प्रोसीजर मतलब प्रधान कर्म करने के लिए जो भी दोष हैं हमारे वो कोष्ठ में होने जरूरी होते हैं। अगर शाखा में होते हैं तो स्नेहन और स्वेदन के थ्रू हम उसको कोष्ठ में लेके आते हैं, देन नियर रूट के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो दोष है वो प्रकोपित होकर हमारी शाखा में चले जाते हैं। तो उसके क्या रीजंस बताए हैं आचार्य चरक ने कि अधिक व्यायाम करने से, उष्मा की तीक्ष्णता से, अहितकर भोजन करने से या आहार विहार से, वायु की अतिशीघ्र गति से। आचार्य वाग्भट ने दोषों का उपरोक्त कारणों से कोष्ठ से शाखा, अस्थि, मर्म आदि में जाने का वर्णन किया है। ये दोष वहीं पर स्थित होकर प्रेरणा ने मिलने के कारण रुक जाते हैं तथा दूसरे हेतु की प्रतीक्षा करने वाले वे दोष बिना देश और काल के प्रकोपित नहीं होते। जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो प्रकोपित होकर वहां पर डिजीज कोस करते हैं। कोष्ठ में हम उनको स्नेहन स्वेदन के थ्रू लेकर आते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार कोष्ठ से शाखा, अस्थि, मर्म में आए दोष कारण की ही प्रतीक्षा करते हैं तथा देश काल आदि का बल मिलने पर दूसरे स्थानों में भी कुपित हो जाते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है हमारा शाखा से कोष्ठ, जो कि हम स्नेहन स्वेदन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके क्या स्टेप्स हैं। पहला है दोष वृद्धि, देन विषयंदन, दोष पाक, स्रोतोमुख को खोलकर वात का नियामन। शाखा से कोष्ठ में दोषों को लाकर उनको उनके निकटतम मार्ग से बाहर निकालना ही शोधन है। शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए स्नेहन स्वेदन करवाया जाता है। स्नेहन से क्या होता है कि जितने भी दोष होते हैं मृदु हो जाते हैं और उनका जो द्रव गुण है वो बढ़ जाता है। स्वेदन करने से दोष पाक होता है और स्रोतों के मुख खुलने लग जाते हैं तथा स्नेहन स्वेदन से वात का भी नियामन होता है। जिसका स्नेहन स्वेदन भली भांति हो गया हो उसके दोष औषधि देने पर उत्क्लेशित होकर मार्ग पर उसी प्रकार चलायमान हो जाते हैं, अर्थात चिपकते नहीं जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकृति प्राप्त पुरुष के लक्षण। एक रोगी को प्राकृतिक स्वास्थ्य की स्थिति में माना जाता है अगर उसमें सर्वश्रम, सर्वश्रम मतलब कि हर प्रकार का वो खाना पचा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास असमसर्व। असमसर्व मतलब कि जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं उसको कंट्रोल में रख सकता है। तीसरा आता है रति युक्त। रति युक्त है मतलब कि उसको लाइफ को लेकर उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है, जीवन के लिए वो प्रेरित है। स्थिर इंद्रिय है उसकी, बलवान है, शरीर और मन की शक्ति उसकी बहुत अच्छी है और सत्व संपन्न है मतलब कि उसकी जो इच्छा शक्ति है वो उससे वो संपन्न है। अगर उसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो वो प्रकृति प्राप्त पुरुष कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अष्ट महादोषकर भाव। शोधन के बाद जब तक उसको प्रकृति प्राप्त लक्षण अगर हम पेशेंट में नहीं दिखते हैं तब तक हमको उसका पंचकर्म करवाना चाहिए और उसके बाद भी जो 8 कारण हैं उनका हमको त्याग करना चाहिए। वही अष्ट महादोषकर भाव है जिसके कारण अगर रोगी ने ये किए तो उसमें जो है कोई ना कोई व्यापद हमें देखने को मिल सकता है। ये महादोषकर भाव कौन कौन से है। पहला है उच्चई भाष्यम मतलब कि बहुत ऊंचे स्वर में बोलना। दूसरा है रक्त शोभ, रथ, हाथी, घोड़े आदि की सवारी करना। अति संक्रमण बहुत ज्यादा चलना। अति आसन एक ही जगह पर बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना। अजीर्ण अध्यसन, अजीर्ण और अध्यसन करना।
विषम अहित भोजन मतलब कि विषम अहित भोजन करना, दीवा स्वप्न दिन में सोना, व्यवाय मैथुन करना। अब उनसे व्यापक क्या-क्या हो सकते हैं, ये जैसे-जैसे हम दोषकर भाव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऊँचा बोलते हैं तो उससे जो है ऊर्ध्व देह में हमारी पीड़ा होगी। रथ शोभ करते हैं यानी कि अगर हम किसी भी जानवर की सवारी ज़्यादा करते हैं तो उसमें पूरे शरीर में हमको पीड़ा पीड़ा होगी क्योंकि है सर्वदेह पीड़ा। अगर अति संक्रमण हम चलते हैं पैरों से तो अधोदेश में हमको ज़्यादा पीड़ा होगी। अति आसन हम अगर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं तो कटी प्रदेश में ज़्यादातर हमको पेन होती है तो मध्य देश में हमको ज़्यादा पीड़ा होगी। अजीर्ण अध्यसन में आम दोष विकार आएंगे। विषम अहित भोजन अगर हम करेंगे तो वात आदि विकार आएंगे क्योंकि इसमें जो है वात दोष प्रकोपित हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दीवा स्वप्न अगर हम दिन में सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है तो कफ विकार आ जाएंगे। व्यवाय में क्षयज विकार आ जाएंगे। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू हम महादोषकर भाव आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसकी लक्षण और चिकित्सा। ये भी सेम ही है हमारे पास। जो भी हमने ऊपर पढ़े थे उदर व देह में पीड़ा, तो जितने भी हमारे पास ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हैं ये सारे के सारे उच्चय भाषम में आ जाएंगे। तो जितने भी जो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हैं तो जो चिकित्सा उसके लिए की जाती है वही यहाँ पर भी कर देंगे हम। जैसे कि अभ्यंग, स्वेद, उपनाह, धूम नस्य, स्नेहपान, मांसरस, दूध का सेवन, मौन धारण। ये मौन धारण अपने निदान परिवर्जन में आ गया। नेक्स्ट है हमारा रथशोभ। रथशोभ में क्या होता है हमारा, रथशोभ में हमको सर्वदेह पीड़ा होती है तो इसमें संधि, पर्व, शथिल्य, हनु, नासा, कर्ण, शिर, शूल, तोद, आधमाना, टोप, पूरे शरीर में जो भी आप खुद से भी सोच सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ की सवारी करते हैं, मॉडर्न में हम इसको जानवर से ना लेते हुए लाइक हम लॉन्ग राइड्स पे चले गए, बाइक पे चले गए, तो ऐसे उसको हम यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो हमको कहाँ-कहाँ पेन होती है, क्या-क्या हमको सिम्पटम्स दिखते हैं, तो वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन और वाथर उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है अति संक्रमण। अति संक्रमण मतलब हम ज़्यादा चल रहे हैं तो हमको अधो प्रदेश में ज़्यादा पीड़ा होगी। अधो प्रदेश में मतलब कि जितने भी अधो प्रदेश के जो लक्षण हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि पाद, जंघा, जानु, वक्षण, पार्श्व शूल, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम ज़्यादा देर चलते हैं तो हमको सांस भी चढ़ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं कि कास, श्वास, सिरा धमनी ताप, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो सारे लक्षण हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चिकित्सा में सेम है, स्नेहन, स्वेदन और वाथर उपचार। नेक्स्ट है हमारे पास अति आसन। अगर हम एक जगह ज़्यादा बैठे रहते हैं, जैसे जो रथ शोभ है उसमें भी हम एक जगह बैठे रहते हैं, बट डिफरेंस बीइंग कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और अति आसन में हम एक ही जगह बैठे हैं। तो जो भी हमको रथ शोभ में हमने जो लक्षण और चिकित्सा देखी थी वही हम यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अजीर्ण अध्यसन। अजीर्ण अध्यसन में हमको आम के विकार हो रहे थे, आमाशय से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आधमांशूल, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर, प्रवाहिका, आम विष हो गया, अतिसार, सर्दी, ये सारे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आम है तो उसके दीपन पाचन के लिए हम जो भी करते हैं जैसे कि लंघन, दीपन, पाचन, औषध यूज वो हम कर सकते हैं। और हमारा जो पहले का खाना पच जाए तो हम उसके बाद खाना खाएं, ये भी हम चिकित्सा के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विषम आहित भोजन। अब इसमें क्या था, हमको वात विकार हो रहे थे, तो विषम आहित भोजन में क्या होता है, अरुचि, वैवर्ण्य, दौर्बल्य, कंडू, पामा, अंगसात, गृहिणी, अर्श। तो मतलब जो भी अजीर्ण अध्यसन था ना उससे ही एक लेवल नेक्स्ट अगर हम पहुंच जाते हैं तो विषम आहित भोजन के सिम्टम्स होते हैं। इसमें भी लंघन, पाचन, स्वेदन जो हमारा अजीर्ण में था सेम ही आ जाएगा इसमें भी। दीवा स्वप्न में क्या होता है, जितने भी कफज बीमारियां हैं, जितने भी कफज रोग हैं आप यहाँ पर वो इंक्लूड कर सकते हैं। चिकित्सा में कफनाशक चिकित्सा हमने करनी है। नेक्स्ट है व्यवाय। व्यवाय मतलब अगर हम मैथुन ज्यादा करते हैं तो उसमें बलशय होगा, उरुसाद, शेर, बस्ती, वंशन, मेड्रू, गुद, शूल, रक्त शुक्रता, काश्वास, शुक्र, मूत्र संघ, ये सारे जितने भी हैं वो व्यवाय में इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें जो है हम कफ वर्धक चिकित्सा देंगे, मतलब जीवनीय गण से सिद्ध दूध, घृत, वाथर, स्वेद, अभ्यंग, उपनाह, वृश्य भोजन, ये सारे इसकी चिकित्सा हो जाएंगी। परिहार्य विषय क्या है, बस्ती में 2 गुना परिहार काल होता है। परिहार काल मतलब कि इसको हम परहेज बोल सकते हैं। उसके बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वस्ती की अगर हम बात करते हैं तो जितने टाइम वस्ती चलती है उससे डबल टाइम परिहार काल होता है। जैसे योग बस्ती में हमको 8 बस्ती कर्म होते हैं तो इसमें 16 दिन मतलब 8 दिन तो अपनी बस्ती चल गई, उसके अगले 16 दिन तक हमको परहेज करना होता है। और इसमें हमने क्या क्या करना होता है, जैसे अधिक बैठना या खड़ा नहीं होना होता, ज़्यादा नहीं बोलना, अधिक यात्रा नहीं करना, दिन में नहीं सोना, मैथुन, वेग धारण ये नहीं करना, शीत उपचार का सेवन लाइक शीत भोजन, जल इनका सेवन नहीं करना, धूप में ज़्यादा नहीं जाना, शोक, क्रोध ये नहीं करना, अकाल अहित भोजन नहीं करना। तो ये सारे हमको त्याग करने हैं। वाग्भट ने स्नेहपान आहार विहार के नियम को बताया है तथा पंचकर्म अवधि और रोग से क्षीण व्यक्ति को भी इसका पालन करना चाहिए। आहार के नियम, जो स्नेहपान करने के इच्छुक हो या जिसे स्नेहपान किया हो वह द्रव, उष्ण भोजन और
जो कम स्निग्ध हो, अभिसंधि न हो और पथ्य हो, ऐसे भोजन उसको खाना चाहिए। बिहार के क्या नियम हैं? उष्ण उदक, गर्म पानी पीना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, रात को टाइम से सोना चाहिए, वेग धारण नहीं करना चाहिए, व्यायाम, क्रोध, शोक ये नहीं करना, जितना भी वातवर्धक है बिहार वो नहीं करना, ज़्यादा रक्त शोक संक्रमण, अति आसन जो भी हमने अभी अष्टमहादोष भाग पढ़े हैं वो भी नहीं करने, विकृत अवस्था में सिर न रखें। लाइक कुछ की आदत होती है कि बहुत ऊंचा पिलो लेकर सोते हैं या लेते ही नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं करना, दीवा स्वप्न नहीं करना, धुआं धूप से बचना है। So we are left with just two topics, specifications of Panchkarma theatre and necessary equipments along with Panchkarma में काल विचार. So we'll do these two topics in next class. Stay tuned and keep watching.